हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन 16 मार्च 2021 शिफ्ट 2 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, CO2, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन गैस। इन चारों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? तो इसमें हमारे पास में करेक्ट है ABC। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs और ओजोन, ये हमारे पास में होती है ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन लैमिनेट्स आर मेड अप ऑफ। किससे बनी हुई होती है? हमारे पास में ये पॉलीमर्स दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से बनाते हैं अनब्रेकेबल कप एंड वुडन लैमिनेट्स। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से भी अनब्रेकेबल क्रॉकरी ही बनती है, बट लैमिनेट्स बनाने के लिए हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर एंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉर्मल हमारे पास में प्रोटीन्स में या अल्फा अमीनो एसिड में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं। ये है आपके पास में पेप्टाइड बॉन्ड, ये बनी प्राइमरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते टाइम हम पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा शो कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो पेप्टाइड चेन्स के बीच में। तो इस तरह से ये न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, NaH इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नो, इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्टेटमेंट 2, लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर pyridines बेसिसिटी। यस, दिस इज करेक्ट। pyridine का स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होगा रिंग के अंदर, और इसका जो लॉन पेयर होता है दैट इज फ्री, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए ये बहुत इजीली अपना लॉन पेयर किसी भी लुईस एसिड को डोनेट कर सकते हैं, और इसी की वजह से ये बेसिक रहता है। तो इसका मतलब हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा S1 इज रॉन्ग बट S2 इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसमें हमें दिया गया है मेटामिथाइल एनिसोल, और उसे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है? देखिए, मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड में। इसका मतलब हमारे पास में CH3 ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो गया है, और ये कन्वर्जन कराने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? हमारे पास में ऑप्शन में देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, KMnO4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नन। हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा KMnO4। KMnO4 में हम लिखेंगे जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड। एक कार्बन अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर बेंजीन रिंग से दो कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो KMnO4 की प्रेजेंस में दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और COH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है कि KMnO4 से हमने बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ये हमारा बनेगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, KMnO4 इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड टू प्रिपेयर अमीन इज फॉलोड बाय NaOH। व्हाट इज रोल ऑफ NaOH? NaOH का रोल क्या होगा? जब हम मोनोलाइसिस करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में एक अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके देता है प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, देन टर्शरी अमीन, और फाइनली हमें मिल जाते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर हम क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को देखते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा? RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये होते हैं एसिडिक बाय नेचर। तो अब हम इनकी रिएक्शन NaOH के साथ में करवा देते हैं तो हमें मिल जाएंगे अमीन्स बेसिक कंपाउंड, प्लस उसके साथ में यहाँ पे मिल जाएगा NaCl प्लस H2O। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहे हैं? एसिडिक इंप्यूरिटीज को रिमूव करवाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम अमीन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट बेसिक। सबसे कम बेसिक बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे कम बेसिक इनमें से कौन सा होगा? तो अब हम सभी के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है ट्राइथाइलमीन, एंड सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है डाइथाइलमीन। अगर हमारे पास में R की जगह इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो अगर हम इन दोनों ऑप्शंस में बात करते हैं तो 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम आते हैं लास्ट 2 ऑप्शन में। लास्ट 2 ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन है। यहां पर नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर होगा वो डीलोकेलाइज हो जाएगा, और डीलोकेलाइज करने के लिए इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां पर तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा।
दिस मस्ट बी लीस्ट बेसिक बिकॉज अगर हम लास्ट ऑप्शन की भी बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक तरफ एसाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3CO ग्रुप और दूसरी तरफ एटलीस्ट एक प्लस आई जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है वो लगा हुआ है। तो हमारे पास में अगर हम बनाते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तो देखिए हम चारों को ही इसमें अरेंज करवा देते हैं। हमारे पास में सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा 3, उससे ज्यादा 4, सबसे ज्यादा हमारे पास में यहाँ रहेगा 2 डिग्री और फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री। तो ये हमने चारों का ही ऑर्डर लिखा गया है। अगर आपको लीस्ट बेसिक पूछा गया है जैसे कि मैंने क्वेश्चन में डाला है तो हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप और ये हमारे पास में आया है फ्रॉम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हमें दिया गया है CuO देन AgNO3 फिर लेसे सोल्यूशन या हमारे पास में आया ब्लैक प्रेसिपिटेट विद लेड एसीटेट और हमें इनकी मैचिंग करवानी है। CuO किसके लिए यूज होता है? CuO जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसे रिएक्ट करवा देते हैं विद CuO क्योंकि यहाँ पर CuO का काम होता है वो जितनी भी कार्बन प्रेजेंट होगी उस सभी कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह से हाइड्रोजन होगा उसे वो ऑक्सीडाइज कर देता है H2O और उससे हम कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो इसलिए हम क्या लेते हैं CuO के लिए क्या लिख सकते हैं मैचिंग हमारे पास में हो जाएगी C। सेकेंड है AgNO3, AgNO3 से हैलोजन का एस्टिमेशन किया जाता है तो हमारे पास में सेकेंड के लिए हो जाएगा करेक्ट मैच A। लेसे टेस्ट को यूज किया जा सकता है फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन तो थर्ड के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा D। और लास्ट है ब्लैक प्रेसिपिटेट विद लेड एसीटेट, ये हमें देता है सल्फर कंपाउंड। यहां से हमें क्या मिल जाएगा लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो फोर्थ के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा B। ये है आपके पास में मैचिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप देखिए हमें साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है और किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो गया है 3,6 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन में। यहाँ पर डबल बॉन्ड अनटच्ड है तो इसका मतलब ये हमारे पास में हो गया है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, इसके लिए हमें हीट सनलाइट या स्पेशल कैटलिस्ट देने पड़ते हैं तभी ये हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय कोलोइडल सॉल्यूशन? दे शो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यस शो करते हैं। शो ब्राउनियन मोशन, ये भी शो करते हैं। फ्लोकुलेशन और कोकुलेशन वैल्यू एक ही बात होती है तो फ्लोकुलेशन पावर ऑफ एल्यूमिनियम +3 इज ग्रेटर देन सोडियम +1, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हार्डी-शूज रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है, दिस इज करेक्ट। और फोर्थ में दिया गया है कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज इसके लिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का कोई यूज नहीं है। कोलोइडल पार्टिकल बहुत इजीली पास हो जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो हमें इनके लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कोक? कोक से कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूस नहीं हो सकता? तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा Al2O3। एल्यूमिनियम के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं, इसके लिए कोक को यूज नहीं किया जा सकता। बाकी सारे ऑक्साइड है उन सबको हम कोक के साथ में रिड्यूस करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आयरन एग्जिस्ट एज Fe(X2) एंड Fe(Y3) देन X एंड Y कैन बी। अब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि Fe अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किन हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और +3 की फॉर्म में किन हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। +2 स्टेट में सभी हैलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन +3 स्टेट में आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज आयोडाइड आयंस आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो +3 को +2 में रिड्यूस कर देते हैं और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे I- टू I2। तो ये रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हम बोलेंगे कि Fe(I3) कैन नॉट एग्जिस्ट, बाकी सभी होंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? अब यहाँ पर इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर और इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया होगा तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर गैडोलिनियम है, ये कौन सी स्टेट में है +3, यहाँ पर है यूरोपियम, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और अगर हम यहाँ पर सीरियम की बात करते हैं
तो ये हमारे पास में है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो Gd+3 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में, n की वैल्यू आ जाएगी 7, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी √7 7 + 2। इसके बाद में सेकंड हम देखते हैं यूरोपियम। यूरोपियम के लिए हमारे पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f6। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी √6 + 2। और लास्ट में हमारे पास में है Ce+4। यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन है 4f0। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अगर हमें इन तीनों को अरेंज करवाना है तो हमारे पास में लास्ट में आ जाएगा C, इसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा B, और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा गैडोलिनियम आयन में। यहाँ पर है 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले आ जाएगा E। Next question, from structure of atom, how many orbitals are possible for a shell with n is equal to 5 and m is +2? अब हमें निकालना है, तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 5 है तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to n-1, तो 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई। और m की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में -L2 + L। तो अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास में कौन कौन से ऐसे सब शेल्स होंगे जिसमें +2 वैल्यू आ सकती है। तो हम ये देखेंगे हमारे पास में लास्ट के 3 जो सब शेल हैं इनमें +2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो लास्ट 3 सब शेल्स के लिए अब हमने m की वैल्यूज लिख लिया, और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं जहां पर +2 वैल्यू है, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 ml of 0.15 m lead nitrate react with 20 ml of 0.12 m chromic sulfate and gave A into 10⁻⁴ mole of PbSO4, but then what is value of A? वैल्यू निकालनी है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, तो रिएक्शन बहुत इजी है। PbSO4 प्लस इसके साथ में मिल जाएगा CrNO3 होल थ्राइस। अब हम इस रिएक्शन की बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 3 और 3, ये हमारे पास बन गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अब हम इसमें देखते हैं कि हमें कितने कितने मिलीमोल्स अवेलेबल हैं फॉर बोथ सब्सटेंसेस। यहाँ पर देखिए 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 5.25 मिलीमोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट। और यहीं पे क्रोमिक सल्फेट के लिए देखेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2.4 मिलीमोल्स ऑफ क्रोमिक सल्फेट। अब ये दोनों आपस में किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं, 3:1। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट इसके अंदर लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास में लेड नाइट्रेट बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। और ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम देखेंगे अब यही डिसाइड करेगा कि PbSO4 कितना बनना है। तो इनमें देखिए आप यहां से लेड नाइट्रेट के जितने मोल्स हैं उतने ही PbSO4 के मोल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर PbSO4 कितने मोल्स फॉर्म होगा, 5.25 मोल्स। देखो बिल्कुल डायरेक्टली आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट को यूज करना है हमें। तो अब देखिए हमें बताना क्या है, मोल्स की टर्म्स में बताना है। तो देखिए मोल्स की टर्म में बताना है, अभी हमने ये मिली मोल्स निकाले हुए हैं, तो मिली मोल्स का मतलब क्या है, 5.25 इंटू 10⁻³ मोल्स। और हमें इसे किस टर्म में चेंज करना है, -5, तो हम क्या लिख देंगे 525 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। तो यहां से हमारे पास में A क्या आ जाएगा, 525। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फलरीन कार्बन 60? इट कंटेन्स 24 6-membered रिंग एंड 12 5-membered रिंग। देखिए फलरीन हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें यही फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। यहाँ पर आप 24 की बजाय क्या लिखते हैं, 20 होती है 6-membered रिंग और 12 5-membered रिंग होती है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन चुका है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। सेकेंड हम देखते हैं, ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। यस, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, तो इट मीन्स इट इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड। 6-membered ring is fused with both 6-membered ring and 5-membered ring. Yes, इसकी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर देखते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि दोनों के साथ में अटैच होती हैं, बट 5-membered ring is only fused with 6-membered ring. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर में हो सकता है इसी की लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ ली जाए, तो ये आप बहुत अच्छे से बाकी के तीनों स्टेटमेंट याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की वैल्यूज गिवन है और हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि एलिमेंट एक्स और वाई क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। हम देखते हैं पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कुछ हंड्रेड्स में है। इट मींस दे कैन रिमूव वेरी इजीली देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 क्या है। अगर आप एलिमेंट एक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 500 की रेंज में आ गई और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी चली गई है 4000 की रेंज में। इट मींस आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट हमें दिया गया ऑप्शन में जहां पर एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। हमारे पास में वाई देखिए क्या है। वाई में पहली है आयनाइजेशन एंथैल्पी 700 किलोजूल पर मोल और दूसरी है 1400 किलोजूल पर मोल। इट मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली रिमूव करवा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या ले सकते हैं, हमारे पास में आ जाएगा y शुड बी mg। तो x है सोडियम और y हो जाएगा mg। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमारे को इसके अलावा क्या दिया हुआ, फ्लोरीन दिया हुआ। फ्लोरीन के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ही बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये नहीं हो सकता हमारे पास में ऑप्शन। उसके बाद में क्लोरीन के लिए दिया हुआ है, क्लोरीन इज ऑल्सो हैलोजन, इसके लिए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम एटॉमिक मास 70 यूनिट इज क्रिस्टलाइज इन HCP. Number of void in its 0.194 gram is A into 10⁻21. Then what is value of A? A कैलकुलेट करना है, किस मेथड से करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो HCP में देखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल यहाँ आ जाएंगे 6। अब जितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है उतने ही हमारे पास में क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाते हैं उनसे डबल। तो हमारे पास में टोटल वॉइड्स कितने आ जाएंगे 18। ये हमारे पास में टोटल वॉइड प्रेजेंट है पर यूनिट सेल। अब हम यहां से यूनिट सेल्स निकालेंगे इन 0.194 ग्राम। तो हमने बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी देखा था। तो अब यहां से नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज करनी है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने आएंगे हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में ये जो गिवन अमाउंट है इसे हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। 0.194 डिवाइडेड बाय 70। आप इसे किस में चेंज करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम में, और नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और ये हमारे पास में कितने यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे तो डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाते हैं हमें। और नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के बाद में हमें क्या करवाने हैं, टोटल वॉइड्स निकालने हैं। तो टोटल वॉइड्स निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे विद 18। तो 0.194 डिवाइडेड बाय 70 multiplied by 6.022 into 10⁻23 divided by 6 multiplied by 18। और यहां से हमारा आंसर आ जाता है 4.98 into 10⁻21। तो इससे हमारा आंसर क्या बन जाएगा 5 into 10⁻21। ये हमने इसे नियरेस्ट इंटीजर में चेंज कर दिया है। तो हमारे पास में स्मॉल a जो पूछा गया है उसके लिए आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। राउट्स लॉ का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B at temperature T डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and प्योर B आर 21 किलो पास्कल एंड 18 किलो पास्कल। सिंपल राउट इक्वेशन लगानी है आपको। यहाँ पर देखिए राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा था टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। हमारे पास में इस तरह से आ जाएंगे। अब PA नॉट की वैल्यू हमें प्योर के लिए दी हुई है तो 21 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स प्लस यहां से लेंगे PB नॉट प्योर B के लिए कितना प्रेशर है 18 और यहां पर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं उसके 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 3 मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हमें मिल जाएगा 7 प्लस 12 और 7 प्लस 12 यहां से ये हमारे पास में आंसर बन जाएगा टोटल 19। तो ये बनेगा हमारे पास में टोटल प्रेशर 19 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन रिएक्ट विद HCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर गिव FeCl2 and हाइड्रोजन गैस, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन किलोजूल इन दिस प्रोसेस एट 1 बार कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहां से वर्क डन निकालना है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा डेल्टा NRT। सिंपल
डेल्टा एन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, Fe प्लस HCl गिविंग FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हम इसे बैलेंस करवा देते हैं और बैलेंस करवाएंगे तो ये इक्वेशन मिल गई हमें। और यहाँ से ये है सॉलिड, दिस इज एक्वस एंड दिस इज गैस। तो हमारे पास में डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे सारी वैल्यूज -1 मल्टीप्लाइड बाय, हमें हमारा आंसर चाहिए किलो जूल में, तो 8.314 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 298। और इसे अब हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा -2.4734 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया गया है टाइटेनियम के लिए। इट एब्जॉर्ब्स लाइट 580 नैनोमीटर फॉर डी ट्रांजिशन। इट्स स्प्लिटिंग एनर्जी इज A इंटू 10⁻⁻19 जूल। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में, जब हमें वेवलेंथ की टर्म्स में निकालने हैं तो वी हैव टू यूज फॉर्मूला Hc/λ। लैम्डा हमें गिवन है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से हम डेल्टा O की वैल्यू निकाल सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10⁻9 मीटर। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 3.42 इंटू 10⁻19 जूल्स। ये है हमारे पास में आंसर। अब हम इसे नियरेस्ट इंटीजर में चेंज करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द pH ऑफ 0.588 mH2SO3 सॉल्यूशन इफ Ka1 is 1.7 into 10⁻², Ka2 is 1.2 into 10⁻8। यहाँ पर आप देखिए Ka1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू Ka2, तो हम Ka2 को तो इग्नोर कर देंगे, बाकी जितनी कैलकुलेशन करनी है वो हम सिर्फ Ka1 से करेंगे। हम सबसे पहले इसमें डिसोसिएशन लिखते हैं, तो ये हमारे पास में H2SO3 और यहाँ से हमें मिल जाएगा HSO3 नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इनिशियल मोल हमने ले लिए हैं 1 और 1 के बाद में हमारे पास में आ जाएंगे 0 0 और अब आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा, और यहाँ से हम इसे कंसंट्रेशन के साथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास में कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.588, तो ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.588। अब हम लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमें क्या मिलता है C⁴² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब वैल्यूज डाल दो इसमें, 0.588 इंटू α² डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻²। अब हमें यहाँ से अल्फा सॉल्व करना है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ से 0.17। अब आप यहाँ से देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है 0.588 इंटू अल्फा। अब बस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ से हमें एच आयन किसके इक्वल मिल जाएंगे 0.588 मल्टीप्लाइड बाय 0.17, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 9.9 इंटू 10⁻²। अब हमें इसे लॉग में कन्वर्ट करना है तो उससे हमें पीएच मिल जाएगी, तो पीएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 9.9 इंटू 10⁻²। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में पीएच का आंसर आ जाता है इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बनेगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 1m NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 ml ऑफ 1m H3PO3 एंड 100 ml ऑफ 2m H3PO2। वॉल्यूम निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों एसिड्स को रिएक्ट किसके साथ में करवाएंगे, NaOH के साथ में। तो इनकी रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास में पहली रिएक्शन है H3PO3 प्लस NaOH गिविंग Na2HPO2, और अब इसे बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें 2 यूज करना पड़ेगा बिफोर NaOH। और अब सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी H3PO2, इसके साथ में जब NaOH की रिएक्शन होती है तो हमें मिलेगा NaH2PO2। ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड है। अब हम चेक करते हैं, हमें NaOH का वॉल्यूम निकालना है। NaOH के लिए कंसंट्रेशन तो हमें 1m दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम कितना होगा, तो दोनों रिएक्शन में देखिए H3PO3 के कितने मिलीमोल्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस 50 ml मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमें कितने मिलेंगे यहाँ से 50 मिलीमोल्स मिल जाएंगे। और इसके साथ में NaOH के कितने यूज होने चाहिए, टोटल हमारे पास में NaOH के डबल यूज होंगे, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों आपस में किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं 1:2, तो यहाँ पर इसके कितने हो जाएंगे 2 इंटू 50 मिलीमोल्स। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कितना है 100 मिलीमोल्स की रिक्वायरमेंट है।
सेकेंड रिएक्शन में हम देख लेते हैं H3PO2, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं देन वी गेट 200 मिलीमोल्स, और 200 मिलीमोल्स के साथ में रिएक्ट करने के लिए NaOH के भी कितने चाहिए हमें 200 मिलीमोल्स, बिकॉज यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, दोनों 1:1 में आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब देखिए हमें मिलीमोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, अब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 1m, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं 1m कंसंट्रेशन का NaOH है, तो अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 ml, और इसमें 200 है, 1m NaOH है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा 200 ml। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये है आपके पास में 16 मार्च 2021 जेई मेन पेपर शिफ्ट 2 का केमिस्ट्री पोर्शन। आई होप सारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च शिफ्ट 1 पेपर का केमिस्ट्री पोर्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।